आर्टिकल 15 पढ़ा था तब हमने 5 आधारों की जो बात की थी उसमें, और जो हमने आर्टिकल 16 पढ़ा था उसमें हमने 7 आधारों की बात की थी। उन 5 आधारों में हमने पढ़ा था कि किन आधार पर राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। कौन कौन से आधार थे? जाति, धर्म, लिंग, वंश, है ना, नस्ल और जन्म स्थान। यहाँ पे हमने पढ़ा था निवास स्थान। इस तरीके से यहाँ 5 आधार और यहाँ पे 7 आधार पढ़े थे। तो हमने जब ये पढ़ा था आर्टिकल 15 तब हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से ही आर्टिकल 17 की पृष्ठभूमि बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि 15 में हमने पढ़ा था कि जाति के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा अपने नागरिकों के साथ। 17 में भी वही है। अस्पृश्यता किस आधार पर थी? हमारे यहाँ जाति के आधार पर ही थी। किसको हम अस्पृश्य मानते थे? जो दलित समाज था, जिनको गांधी जी ने फिर हरिजन शब्द दिया था कि वो तो भगवान के हैं, हरि के जन हैं। ठीक है, क्यों दिया था? ताकि हमारे मन में अस्पृश्यता खत्म हो सके, ये भावना खत्म हो सके। ऐसे ही एक सार्वजनिक भोज होता था, उसमें सभी जाति के लोग बैठ के खाना खाते थे, तो वो उस चीज को फिर हमने अपने संविधान में भी लेके आए। कहाँ से लेके? आर्टिकल 17 से, कि अस्पृश्यता का आचरण अगर किया जाएगा तो वो एक आपराधिक कार्य है। ये समझ में आए? इसकी आउटलाइन को समझ में आए? आगे बढ़े इसकी। तो क्वेश्चन तो डायरेक्ट ऐसे ही आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 17 का संबंध किससे? अस्पृश्यता के उन्मूलन से। उन्मूलन का मतलब होता है खत्म करना, उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से खत्म करना। ठीक है, हटाना किसी चीज को। और उल्टा भी आ सकता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किससे संबंधित है? आर्टिकल 17 से संबंधित है। इसकी अब हम लोग थोड़ा भाषा देख लेते हैं कैसे होगी। तो है, एक तो यही शब्द है अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये तो लिख लीजिए। दूसरा क्या लिखा हुआ है? अस्पृश्यता से संबंधित कोई भी आचरण निषिद्ध है। अस्पृश्यता से संबंधित कोई भी आचरण निषिद्ध है। निषिद्ध का मतलब मना नहीं, ठीक है, निषिद्ध है। अच्छा, तीसरा शब्द क्या लिखा हुआ है कि अस्पृश्यता के आधार पर यदि निर्योग्यताएं लागू की जाती है तो वो एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। निर्योग्यताएं मतलब भेदभाव। अगर यही छुआछूत के आधार पर भेदभाव किया जाएगा तो वो क्या है? दंडनीय अपराध है। यहाँ पे लिख लीजिए, निर्योग्यताओं को लागू करना किसके आधार पर? अस्पृश्यता के आधार पर निर्योग्यताओं को लागू करना अपराध होगा। ये आर्टिकल 17 की भाषा है। आगे बढ़े। जब हमने आउटलाइन पढ़ी थी मौलिक अधिकारों की, पूरी आउटलाइन जब हमने पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था आर्टिकल 35। क्या पढ़ा था हमने उसमें? आर्टिकल 35 में याद है? आर्टिकल 35 में हमने पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों के संबंध में यदि कोई कार्य अपराध है तो उसके लिए दंड निर्धारित करने का अधिकार किसके पास होगा? संसद के पास होगा। यही पढ़ा था। यदि कोई कार्य मौलिक अधिकारों के हिसाब से अपराध घोषित किया जाता है, जैसे कि ये कार्य अपराध है, अस्पृश्यता अपराध है, तो इस अपराध के लिए क्या दंड होगा? ये कौन डिसाइड करेगा? संसद डिसाइड करेगी, है ना। तो लिख लीजिए यहीं पे आर्टिकल 35 के अनुसार जो ये अपराध है इसके लिए दंड कौन बना? दंड निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। कहाँ से? आर्टिकल 35 से। इतनी बात समझ में आई? आई नहीं बात समझ में? आगे बढ़े कि फिर संसद ने यहाँ पे कुछ कानून बनाए, जैसे एट्रोसिटीज एक्ट सुना होगा, थोड़ा उसको देख लेते हैं क्या है। तो 1955 में, अब चूंकि सारे अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, तो संसद लेकर आई 1955 में अनटचेबिलिटी एक्ट। अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 में लाया गया। इसमें वही सारे प्रावधान है कि किस आधार पर राज्य भेदभाव नहीं कर सकता।
इसमें वही प्रावधान जो हम उसमें पढ़ते हैं, इसी को SC/ST एक्ट भी बोलते हैं। इसमें वही जाति सूचक शब्दों से किसी को आप संबोधित नहीं कर सकते हो। कोई जैसे जो है ना सार्वजनिक जो समागम के स्थल है, सार्वजनिक उपयोग के स्थल है, वहां पे प्रवेश करने से, उनका उपयोग करने से वंचित नहीं कर सकते हो, है ना। यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है, ओनर्स ऑफ प्रूफ किसको दे दिया गया है, जिसके ऊपर आरोप लगे हैं। ये क्या होता है ओनर्स ऑफ प्रूफ, पहले लिख लो। ओनर्स ऑफ प्रूफ किसके पास है, जो आरोपी है, जिसके ऊपर आरोप लगे हैं। ओनर्स ऑफ प्रूफ का मतलब होता है जो आरोपी है ना, अगर इस पे आरोप लगा होगा कि आपने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है, तो कोई SC/ST वाला किसी के खिलाफ केस कर सकता है ना। तो आप इस आरोपी के जिम्मे में है कि वो प्रूफ करे कि उसने अपने आप को गलत प्रूफ करे, आरोपी के जिम्मे है। ये होगा ओनर्स ऑफ प्रूफ, यानी साबित करना। कौन साबित करेगा, आरोपी ही अपना साबित करेगा कि भाई ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा नहीं किया है। ठीक है, ये शब्द सुना होगा वैसे तो, ओनर्स ऑफ प्रूफ। ये हो गया हमारा आर्टिकल 17। इसमें इतना ही था, साफ कर दें इसको। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 18 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 18 देख लेते हैं। तो हमने आउटलाइन पढ़ी थी जब आर्टिकल 18 की, तो हमने क्या पढ़ा था, आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, इसमें हमें पढ़ने हैं 18(1), 18(2), 18(3) और 18(4) तक हमें पढ़ना है। इसमें 18(1), 18(2), 18(3) और 18(4) ये पढ़ना है। जब आप लोग क्वेश्चन देखोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि उपाधियों का अंत किस आर्टिकल से संबंधित है, आर्टिकल 18 से संबंधित है। 18 का संबंध किससे, उपाधियों के अंत से संबंधित। अब देखते हैं 18(1) क्या कहता है। तो 18(1) कहता है कि राज्य का वही मतलब जो भी आर्टिकल 12 का जो परिभाषा लिखी हुई है राज्य की, राज्य, विद्या और सेना, राज्य, विद्या और सेना से संबंधित उपाधियों के अलावा अन्य उपाधियां नहीं देगा। ठीक है, लिख लीजिए इसके आगे। राज्य किस क्षेत्र में उपाधियां दे सकता है, विद्या के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में। तो राज्य, विद्या और सेना संबंधी उपाधियों के अलावा अन्य उपाधियां नहीं देगा। लिख लो इसको, विद्या और सेना संबंधी उपाधियों के अलावा अन्य उपाधियां नहीं देगा। इसका क्या मतलब है, विद्या के क्षेत्र में जैसे लिखते हैं MA, PhD, MPhil, अपने उपाधि क्या होती है, उपाधि होती है जिनको हम नाम के आगे लिख सकते हैं, वो होती है उपाधियां। तो विद्या संबंधी उपाधियों को लिख सकते हैं जैसे इंजीनियर, कुछ लोग लिखते हैं इंजीनियर, है ना, PhD होल्डर, डॉक्टर, ये सब क्या है, विद्या संबंधी उपाधियां हैं। सेना संबंधी उपाधि जैसे एडमिरल, कर्नल, जनरल, ये सब क्या है, सेना संबंधी उपाधियां हैं। तो केवल 2 ही क्षेत्रों में उपाधियां दी जाएंगी, आप नाम के आगे लिख सकते हो, विद्या से रिलेटेड आपके पास उपाधि हो या सेना से रिलेटेड उपाधि। ठीक है, ये 18(1) में लिखा हुआ है। आगे बढ़े इसके 18(2) में क्या लिखा हुआ है, देखो 18(2) में लिखा हुआ है कि भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा। क्या लिखा हुआ है, भारत का नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेगा। विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि नहीं ले सकेगा। ये 18(2) में लिखा हुआ है। आगे बढ़े 18(3) में क्या लिखा हुआ है, साफ कर दे इसको, नोट हो गया होगा। 18(3) में लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार के लाभ और विश्वास के पद पर कार्य कर रहा है, लिख लीजिए 18(3) में लिखा हुआ है
विदेशी व्यक्ति है कोई जो भारत सरकार के अधीन कार्य कर रहा है, भारत सरकार में लाभ के पद पर है या विश्वास के पद पर है। विदेशी व्यक्ति जो भारत सरकार में लाभ या विश्वास के पद पर कार्यरत है, उसके लिए क्या प्रावधान है कि वो विदेशी राज्य से उपाधि राष्ट्रपति की सहमति से ले सकेगा। विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि इसको मिलती है अगर, तो उसको राष्ट्रपति की सहमति लेनी होगी, राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। इसको समझ लीजिए इसका क्या मतलब है। देखिए, पहला तो 18 थी विदेशी व्यक्तियों के लिए है, 18 दो नागरिकों के लिए था, ठीक है। उसमें हमने नागरिक शब्द लिखा था, इसमें हम विदेशी व्यक्ति हमने शब्द लिखा है, समझे इस बात को। फिर अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में काम कर रहा है, भारत में कार्यरत है, देखो दो शब्द आए हैं, एक आया है लाभ का पद और एक आया है विश्वास का पद। लाभ का पद मतलब होता है जहां से उसको सैलरी मिल रही है, वो होता है लाभ का पद। विश्वास का पद होता है अगर उसको सीक्रेट्स पता है, यानी वो किसी ऐसे विभाग में कार्यरत है जहां पे भारत की गुप्त सूचनाएं रखी जा रही है। ऐसा कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है, वो विदेशी व्यक्ति, और उसको कोई उपाधि विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि मिल रही है, तो उसको लेने के लिए उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी, फिर वो ले सकता है, ठीक है। ये 18(3) में लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, 18(4) देख लेते हैं। 18(4) क्या कहता है, विदेशी व्यक्ति या भारतीय व्यक्ति, अब ये दोनों के लिए, कोई भारतीय व्यक्ति हो या विदेशी व्यक्ति हो जो भारत सरकार में लाभ और विश्वास के पद पर कार्य कर रहा है, अगर उसको विदेश से कोई उपहार मिलता है, कोई पद मिलता है, तो उसके लिए उसको भारत सरकार की अनुमति लेनी है, ठीक है। विदेशी व्यक्ति या भारतीय व्यक्ति दोनों के लिए आ रही है, कोई विदेशी व्यक्ति है या कोई भारतीय व्यक्ति है जो भारत सरकार में लाभ या विश्वास के पद पर कार्य कर रहा है, लाभ का पद या विश्वास का पद, अगर उसको विदेशी राष्ट्रों से कोई उपहार मिलता है, तो उस उपहार को लेने के लिए उसको भारत सरकार की सहमति लेनी होगी। और पद पर रहते हुए उसको जो भी विदेश से उपहार मिलेंगे वो उसको भारत सरकार को ही सौंपने होंगे। समझ में आ रही है ये बात? ये 18(4) में लिखा हुआ है। जो उपहार मिलेंगे वो क्या भारत सरकार को सौंप देगा? पद पर रहते हुए उसको जो भी मिलेंगे वो भारत सरकार को सौंपने पड़ेंगे। अच्छा अच्छा, हो गया? ये हो गया हमारा 14 से 18 हो गया समानता खत्म हो गया। अब हम इसके आगे अगली क्लास में 2 टॉपिक, पहले तो EWS पूरा पढ़ेंगे कि EWS क्या है, क्या प्रावधान किए गए हैं, और फिर शुरू करेंगे हम स्वतंत्रता के अधिकार जो है 19 से 22 तक है। ये नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा। कुछ पूछना